हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। यू मस्ट बी डूइंग वेल। आज द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल कवर करने वाले हैं, चेंज्ड सर्कमस्टांसेस इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली कोऑपरेशन पे, खास करके खालिस्तान के मुद्दे पे। बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। शुरू करेंगे इसको जल्दी से। क्लास ग्रामर, वोकैब और रीडिंग तीनों को साथ लेकर के चलती है। क्लास में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। इस क्लास में सब कुछ बेसिक से करवाने की कोशिश करते हैं ताकि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे भी इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के बराबर आकर के एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है चेंज सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है हालात, सिचुएशन, और चेंज यानी बदली हुई। कह रहा है जी बदले बदले हालात हैं, सिचुएशन बदल चुकी है। जो बाइडन के टाइम और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में बहुत फ़र्क है खालिस्तान के मुद्दे की अगर बात करें तो। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द यूएस नाउ सीम्स मोर रिसेप्टिव टू इंडियाज कंसर्न्स अबाउट सिख एक्सट्रीमिज्म। कह रहे जो यूएस है ना, अमेरिका, द लगेगा अमेरिका के आगे, आपको पता है यूनाइटेड इसके नाम में आ चुका है। जिस भी कंट्री के नाम में यूनाइटेड आए या पीछे जिसके एस लगा हो, आप उसके आगे द का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे जो द अमेरिका है, द यूएस, अब जा कर के नाउ वो दिखाई देता है और ज़्यादा रिसेप्टिव या वेलकमिंग। रिसेप्टिव यानी आप किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हो बहुत अच्छे से, उसका वेलकम कर रहे हो। और किस चीज़ के लिए टू लगा के बता रहे हैं। ये वेलकमिंग या रिसेप्टिव है भारत की चिंताओं को लेकर के, कंसर्न्स को लेकर के, जो सिख एक्सट्रीमिज्म को लेकर के हैं, या सिखों द्वारा होने वाला जो एक्सट्रीम बिहेवियर है, खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको लेकर के। ठीक है, सब्जेक्ट है यूएस, वर्ब है इसकी सीम्स, नाउ यहाँ पे एडवर्ब है। यूएस अब दिखाई देता है, पहले नहीं, अब दिखाई देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। रिसेप्टिव मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को लेकर के, नए ख्याल, नए विचार को लेकर के जब आप एक्सेप्ट करने को विलिंग हो, उस नए ख्याल को आप और अच्छे से जो उसको रिसेप्शन दे रहे हो या उसको वेलकम दे रहे हो, तो आप रिसेप्टिव हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप रिसेप्टिव हों, टू लगा करके बताएं। ये वर्ड मैं अभी आपको डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म, जिंगोइज्म, टेररिज्म ऑलमोस्ट एक जैसे वर्ड्स हैं। जब आप अपने बात कहने के लिए हथियार उठा लो, लात घूंसों का इस्तेमाल करो, वायलेंस पे उतर आओ, तो आप एक्सट्रीमिज्म की राह पे चल रहे हैं। आपके बिलीव्स बहुत रेडिकल हो चुके हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं मैं आपको शुरू में एक साथ दिखाता हूं ताकि आप इसको स्मूथली ले सकें। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में सर्च करें @अमन सर YT, आपको ग्रुप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को भी जरूर से डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राइटिंग का कोर्स 50 से 60 घंटे में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। इस कोर्स के जरिए हजारों लोग बेनिफिट ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स। होली के मौके पे कूपन लगा लेना, कलर्स, आपको मिनिमम प्राइस 470 रुपए के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है ड्यूरिंग होली। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट सिविल सेवाओं के इंग्लिश के सेक्शन को इसमें बड़े अच्छे से कवर करवाया गया है। फिर इसमें चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, या फिर वोकैब हो, सीसेट हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज इज कवर्ड इन द कोर्स। अगेन सिविल सर्विसेज कोर्स पे भी मिनिमम प्राइस का कूपन अभी लगा सकते हैं आप। फ्लाइंग कलर्स, इस कूपन का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग होली। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सभी एग्जाम्स बैंकिंग और एसएससी के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सोल्व करना सिखाया जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं टीम से। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इन द फर्स्ट कमेंट। ऑलराइट, वो कैप शीट है, जूम इन कर दूं थोड़ा सा। पहला वर्ड है रिसेप्टिव। मैंने अभी आपको बताया वर्ड बना है रिसेप्शन से। रिसेप्शन क्या होता है? आप किसी को अच्छे से रिसीव कर रहे हो, उसको वेलकम कर रहे हो। शादी ब्याह के बाद भी लोग रिसेप्शन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सारे गेस्ट को वेलकम करते हैं। तो रिसेप्शन से बना है रिसेप्टिव, जो आपको एक अच्छा रिसेप्शन दे, आपका वेलकम करे, या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अपनाए। द टीम वॉज नॉट वेरी रिसेप्टिव टू द आइडियाज़ ऑफ द मैनेजमेंट। टीम बहुत रिसेप्टिव नहीं थी या वेलकमिंग नहीं थी, स्वागत करने वाली नहीं थी मैनेजमेंट के आइडियाज़ को लेकर के, मैनेजमेंट के ख्यालों को लेकर के।
रिसेप्टिव को एमिनेबल और रिस्पॉन्सिव भी बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, रिसेप्शन से बना हुआ है। यू विल सी द वर्ड रिसेप्टिव इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है हैकल। दो वर्ड्स एक साथ आपको करने हैं, दिमाग में बिठाने हैं। पहला है हैकल और दूसरा है हैगल। ऑलमोस्ट एक जैसे है ना भाई, बीच में यहाँ सी के आ गया, यहाँ डबल जी आ गया, बोलने में एक जैसे हैं, हैकल और हैगल। हैकल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, हैगल का मतलब होता है किसी से मोल भाव करना। अगर आप सब्जी वाले से कुछ कर रहे हैं कि यार नहीं ये 50 की नहीं है 30 में दे दे, तो आप कर रहे हैं हैगल। और अगर आप किसी को बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, तो आप उसको कर रहे हैं हैकल। तो आज ये हैकल नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। द रिपोर्टर्स हैकल्ड द मिनिस्टर ओवर हिज अलेजेड इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। रिपोर्टर लोगों ने, पत्रकारों ने परेशान करना शुरू कर दिया मिनिस्टर को उसकी अलेजेड या कथित तौर पे इन्वॉल्वमेंट को लेकर के इस घोटाले में, स्कैंडल में। परेशान करने को हाउंड करना, डॉग करना, टॉन्ट करना और हेक्टर करना भी बोलते हैं। हेक्टर वर्ड देख लेना, इस नाम से गाड़ी भी आती है, MG हेक्टर, है ना। तो हेक्टर का मतलब होता है बुली। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा हैकल। नेक्स्ट वर्ड है लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल, लैक लस्टर, लिथार्जिक, लिस्टलेस, लैंग्वेज, लेड बैक, सब एल से शुरू हो रहे हैं वर्ड्स। सबका मतलब होता है ढीलापन, किसी चीज़ के अंदर कोताही। जैसे पढ़ाई करनी है 8 घंटे आपको, आपने 2-3 घंटे की, फिर कुछ बीच में यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फिर बाहर घूमने चले गए, शाम तक 8 की जगह आपका 2.5-3 घंटे का ही प्रोग्राम जो है फिट हुआ, तो आप एक लैक लस्टर या लेथार्जिक पढ़ाई करते हैं। लैकेडेसिकल है आपका पढ़ाई का शेड्यूल। जो हाफ हार्टेड हो, जिसमें पूरा मन ना लगाया गया हो, लैकिंग स्पिरिट हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ इंडिया कैन नॉट बी क्रैक्ड विद अ लैकेडेसिकल अप्रोच। भारत के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्रैक नहीं किया जा सकता या क्लियर नहीं किया जा सकता ढीली ढाली अप्रोच के साथ। चलिए लैकेडेसिकल का सिनोनिम लैक लस्टर। यू विल सी द वर्ड लैक लस्टर इन टूडेज आर्टिकल। अगला वर्ड अपने पास ऑर्केस्ट्रेट। एक सेकेंड। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्लान बनाना सीक्रेटली और फिर उसको अंजाम देना। जैसे आपने किसी की, आपने सुना होगा ना, उसने उसकी हत्या कर दी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, तो उसकी हत्या को ऑर्केस्ट्रेट किया गया था कुछ गैंगस्टर्स के द्वारा। उन्होंने सेटअप किया, ऑर्गेनाइज किया और एग्जीक्यूट किया। तो गलत चीज़ों को, खराब तरह की चीज़ों को सीक्रेटली प्लान करके अंजाम देना कहलाता है ऑर्केस्ट्रेट करना। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ऑर्केस्ट्रेट, चेस्ट्रेट नहीं है, ऑर्केस्ट्रेट। द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ऑपोजिशन। ये दंगे जो हैं प्लान करके एग्जीक्यूट किए गए थे ऑपोजिशन या विरोध के द्वारा, विरोध पक्ष के द्वारा। मास्टरमाइंड करना और मैनेज करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस अमेजिंग वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। लास्ट वर्ड है डायस्पोरा, और मेरे ख्याल से सभी को आता है क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जो आजकल रोज़ आप सुनते हैं, हर आर्टिकल में मिलेगा। डायस्पोरा यानी प्रवासी ग्रुप। इंडिया से जो लोग अमेरिका में गए हैं, वहाँ जाकर के जब उनका एक ग्रुप बन जाता है तो वो कहलाते हैं इंडियन डायस्पोरा। अमेरिका से कोई आदमी इंडिया में आया हो, 10, 20, 50, 100 लोग, तो जो भी अमेरिकन भारत में रहते हैं एज ए ग्रुप वो कहलाते हैं अमेरिकन डायस्पोरा। ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ भारत के लिए हो, किसी भी नेशनैलिटी के लोग दूसरी कंट्री में जब जाके बसें। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारत के प्रवासी लोग जो थे, डायस्पोरा जो थे, इंडियंस, टेक्सास में वो गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए सड़कों पे वेलकम करने के लिए पीएम मोदी को। डायस्पोरा इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, एक्सपेट्रिएट्स, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। डायस्पोरा के लोग, जो प्रवासी लोग हैं, जब भारत में वापस आने लगे या जिस कंट्री से वो गए थे उस कंट्री में वापस लौटने लगे हैं, घर वापसी होने लगे, तो वो इमिग्रेंट या एमिग्रेंट से बन जाते हैं रिपैट्रिएट्स। ठीक है, घर वापसी हो गई, वापस अपने वतन में आ गए हैं, देन दे आर कॉल्ड रिपैट्रिएट्स। चलिए 5 वर्ड्स, वोकैब शीट आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से शीट को रोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि अभी तक खालिस्तान के मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इंडिया से बहुत कोऑपरेट कर रही है, जैसा जो बाइडेन की सरकार के वक्त हमने नहीं देखा, है ना। बहुत सारे खालिस्तानी ग्रुप्स मिलेंगे आपको, खास करके एक 6 फॉर जस्टिस नाम से खालिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड है, और उनका काम क्या है, भारत के अंदर अशांति फैलाना पंजाब में। रिसेंटली यूएस के टॉप लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स इंडिया में आए, अजीत डोवाल साहब से मिले, राजनाथ सिंह से मिले,
और इस पूरी मीटिंग में खालिस्तान के मुद्दे को अमेरिका ने बहुत अच्छे से सुना। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब हालात बदल चुके हैं, अब एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में बैठा है जिससे भारत अपनी सुनवाई कर सकता है। लेकिन इसके साथ में भारत को ये भी ध्यान देना है, खालिस्तानी मुद्दे पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि अगर हम एग्रेसिव होते हैं ना तो हमारे यहाँ से जो लोग काम करने गए हैं यूएस में, कनाडा में, ये खालिस्तानी लोग उनको तंग कर सकते हैं, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है पंजाब से ना खालिस्तान से। ऐसे आदमी को ये लोग सताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमेटिक टोन है, एलआरडी का टोन है आज की, एनालाइज कर रहा है और डिप्लोमेसी के साथ में बता रहा है क्या करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ खुद से पढ़ेंगे आप अच्छे बच्चे की तरह, पूरा दम लगाओ और निकालो इसका मीनिंग, क्या लिखा हुआ है, क्या मीनिंग निकलेगा, फिर मैं करवाता हूं मैच करना। चलो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई दो। कह रहा है इन द फर्स्ट एक्नॉलेज्ड डिस्कशन ऑन द पन्नू एपिसोड्स एंड एंटी इंडिया activities by pro-Khalistani groups in the US since the Donald Trump administration took office. Defense Minister Rajnath Singh raised the issue in a meeting with the US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard. एक ही सेंटेंस है, बहुत लंबा है, और मजे की बात बताएं आपको, ये सेंटेंस इस कोमा के बाद शुरू हो रहा है। ये पहले तो क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्जी के साथ में धनिया आता है ना, रूंगा झूंगा, ये वो है। मेन सेंटेंस क्या है, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने रेज किया या उठाया इस इशू को एक मीटिंग में अमेरिका की, यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के साथ में, जिनका नाम है तुलसी गैबर्ट, जो भारत में आई हुई हैं। अब ये पहले वाला क्या मतलब है, वो इस इशू के बारे में बताया हुआ है। द इशू कौन सा इशू है, कह रहा है जी अपनी एक पहली एक्नॉलेज डिस्कशन में, डिस्कशन यानी बातचीत, एक्नॉलेज यानी जिसको मान लिया गया है, जिस बातचीत के बारे में भारत और अमेरिका दोनों सहमत हैं कि हाँ ये बातचीत हो रही है, एक्नॉलेज कर लिया गया है। कह रहा है एक ऐसी पहली डिस्कशन में जो हुई है पन्नू के एपिसोड पे, पन्नू जिसको मार दिया गया था यूएस में खालिस्तानी को, एपिसोड यानी वाकया, और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ पे भी हुई हैं खालिस्तान के समर्थक या प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के द्वारा अमेरिका के अंदर। और ये पहली बार डिस्कशन कब से हुई है, जब से सिंस डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने टुक ऑफिस किया या फिर पावर को संभाला। टेक ऑफिस करना यानी कुर्सी पे बैठना, चार्ज संभालना। कह रहा है जी ऐसी पहली डिस्कशन में जो खालिस्तानी पन्नू को लेकर के और दूसरे ग्रुप्स को लेकर के हुई है, इस डिस्कशन में डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, मेन सेंटेंस हुआ शुरू यहाँ से, इस इशू को उठाया मीटिंग के अंदर तुलसी गैबर्ट के साथ। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको प्रोसेस करने हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी सब्जेक्ट हैं, ऑफकोर्स रेज्ड इनकी वर्ब है, रेज करना, किसी मुद्दे को उठाना, इशू आप समझते हैं। एक्नॉलेज्ड यानी जिसको एक्नॉलेज करके मान लिया गया है कि हाँ बातचीत हो रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव, काम कर रही है। एडजेक्टिव है ये डिस्कशन नाम के नाउन के लिए, वो डिस्कशन जिसको मान लिया गया, एक्नॉलेज्ड है। चलिए और कुछ देखने वाला है नहीं, आगे बढ़ेंगे। रिसेप्टिव वर्ड आप देख चुके हैं, एक्सट्रीमिज्म, जिंगोइज्म, टेररिज्म। आपके रेडिकल बिलीव्स, वायलेंस पे जब आप उतर आए तो आप एक्सट्रीमिज्म की राह पे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर क्या हुआ इसके बाद, पढ़ो एक बार। चलिए अब बताएगा राजनाथ सिंह जी ने बात क्या की। ही अर्ज्ड द यूएस टू डेजिग्नेट 6 फॉर जस्टिस और SFJ लेड बाय गुरपतवंत सिंह पन्नू एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइडिंग इट्स इंडिया या एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑन अमेरिकन सॉइल and its alleged backing by Pakistan's ISI और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। कह रहा है जो ही है ना, ही आया राजनाथ सिंह जी के लिए, उन्होंने अर्ज किया या फिर अर्जी दी, रिक्वेस्ट किया, अर्ज करना किसी से दरख्वास्त करना, अमेरिका से की कि वो डेजिग्नेट करे या ऐलान करे। डेजिग्नेट करना यानी किसी चीज़ के बारे में ऐलान कर देना, किसी चीज़ के ऊपर कोई ठप्पा लगा देना। तो उन्होंने अमेरिका से अर्ज किया कि आप भी लगा दो ठप्पा, और किस पे लगा दो भाई, इस SFJ नाम की संस्था पे। और ये कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बीच में बताया गया इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई में है पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू। और कह रहा है ठप्पा कैसा लगाना है, ठप्पा लगाना है एक विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और कैसे अर्ज किया इन्होंने इस बात को, इन्होंने ये सारी रिक्वेस्ट या दरख्वास्त की साइड करते हुए, हवाला देते हुए, मेंशन करते हुए इस संस्था की
या फिर SFJ की भारत विरोधी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को जो हो रही हैं अमेरिका की ज़मीन पे, अमेरिकन सॉइल पे, सॉइल यानी मिट्टी या ज़मीन, और इसकी अलेजिड या कथित तौर पे बैकिंग या सपोर्ट को पाकिस्तान की ISI के द्वारा। तो इन दो चीज़ों का हवाला देते हुए कि एक तो आपकी धरती से ये इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और दूसरा ये चल रही है पाकिस्तान की ISI के सपोर्ट से, हवाला देते हुए इन्होंने अर्ज कर दिया US को कि इन पे ठप्पा लगा दो SFJ पे, एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए, ही की वर्ब है अर्ज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डेजिग्नेट करना समझा दिया मैंने आपको अभी। साइट करना, मेंशन करना, रेफर करना, कोट करना, हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ का हवाला देना। बैकिंग यानी सपोर्ट, यू नो दिस वर्ड है ना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। चलिए, कह रहा है मिस गैबर्ट वॉज इन इंडिया टू ऑल्सो अटेंड द एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। अब कह रहे तुलसी गैबर्ट मिली कहाँ राजनाथ सिंह जी को? ये खुद ही भारत आई थी, शी वॉज इन इंडिया। और क्यों आई थी? साथ ही साथ अटेंड करने के लिए एक एनुअल, हर साल होने वाली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस को। इस मीटिंग का नाम है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्फ्रेंस, जो चेयर्ड बाय होती है, जिसकी अगुवाई में होते हैं, जिसकी चेयरमैनशिप में होते हैं हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब। चलिए, गैबर्ट की वर्ब है वॉज। गैबर्ट वॉज इन इंडिया। वाई शी वॉज इन इंडिया? शी वॉज इन इंडिया टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। चेयर्ड बाय यानी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, चेयरमैनशिप कर रहे हैं। चेयर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। कॉन्फ्रेंस के लिए लगाया गया वो कॉन्फ्रेंस जो चेयर्ड बाय है मिस्टर डोवल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ इस मामले में। कहानी की तरह प्रोसेस करो इसको, पढ़ो एक बार इसको। चलिए, अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और बता देगा। कह रहा है द कॉन्फ्रेंस नाउ इन इट्स 4th एडिशन took place a day before the annual Raisena Dialogue, the flagship conference of the Ministry of External Affairs, co-organized with the Observer Research Foundation। कह रहा है ये जो कॉन्फ्रेंस तुलसी मैडम जो आई थी भारत में अटेंड करने, जो अपने अब 4th एडिशन में है, हर साल होती है तो यानी चौथे साल हो रही है लगातार, चौथा एडिशन संस्करण जो है इस कॉन्फ्रेंस का हुआ। कह रहा है इस कॉन्फ्रेंस ने टुक प्लेस किया, ये हैपन हुई, अकर हुई, और कहाँ पे? एक दिन बिल्कुल पहले हर साल होने वाले एक दूसरे डायलॉग से या निगोशिएशन या मीटिंग से, जिसका नाम है रायसेना डायलॉग। तो रायसेना डायलॉग बाद में हुआ एक दिन, और उससे पहले ये डोवाल साहब की कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये रायसेना डायलॉग क्या है? कह रहा है जी द फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस, ये मेन कॉन्फ्रेंस है, प्रीडोमिनेंट या प्राइमरी कॉन्फ्रेंस है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की या फॉरेन मिनिस्ट्री की, जो को ऑर्गेनाइज होती है, जिसके साथ में प्रायोजक होते हैं इसके ऑर्गेनाइज करने वाले ORF नाम की संस्था, ऑब्जर्वर्स रीच फाउंडेशन। चलिए, अब इसने कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट है, टुक प्लेस इसकी वर्ब है। जब कोई घटना घटित होती है, किसी चीज़ है ना, हैपन या अकर होती है, तो टेक प्लेस नाम की फ्रेजल वर्ब से उसको बताया जाता है। टेक प्लेस को ट्रांसपायर करना, अकर करना भी बोलते हैं। फ्लैगशिप होता है मेन, प्राइमरी। आपकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती होगी साल में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर एक कॉन्फ्रेंस को याद करना हो, मेन कॉन्फ्रेंस, तो वो है रायसेना डायलॉग। तो ये फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। कह रहा है फाउंडेड इन 2007 बाय पन्नू, अ US बेस्ड अटॉर्नी, द SFJ एडवोकेट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर सिख्स इन देयर हिस्टोरिक होमलैंड ऑफ पंजाब, सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन स्टेट ऑफ खालिस्तान। अब बता रहा है ये पन्नू कौन है, क्या किया है इसने। कह रहा है जी 2007 में जो फाउंडेड है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, सेटअप है। फाउंड करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ की नींव रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस शुरू किया है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव से। कह रहा है वो चीज़ जो फाउंडेड हुई 2007 में पन्नू नाम के इस आदमी के द्वारा, और ये है अमेरिका में आधारित, अमेरिका में बेस्ड एक लॉयर, अटॉर्नी या वकील। कह रहा है हुई क्या थी फाउंडेड, अब वो चीज़ बता रहा है SFJ। कह रहा है ये जो SFJ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एडवोकेट करती है, पैरवी करती है खुद से डिटर्मिनेशन करने की, खुद से फैसला लेने की सिखों का, और कहाँ पे? उनके हिस्टोरिक या ऐतिहासिक होमलैंड में जो है पंजाब। और ये कैसे करती है? कोशिश करते हुए, सीख करते हुए कि ये इस्टेब्लिश करे एक सोवरेन या आज़ाद स्टेट को, राज्य को, देश को, खालिस्तान के नाम से पंजाब के अंदर।
तो 2007 में पन्नू ने इसको बनाया था और इसका एक ही मोटो है कि भारत के पंजाब के टुकड़े करें और इसको खालिस्तान नाम का एक देश इसमें से अलग से निकाल दें, जो कि सिखों का हिस्टोरिक होमलैंड भी है ना। चलिए, SFJ सब्जेक्ट है। एडवोकेट्स इसकी वर्ब है। एडवोकेट करना, किसी चीज़ की वकालत करना, पैरवी करना। SFJ के लिए ही पास्ट पार्टिसिपल लगाया गया है। पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। SFJ जो थी ये फाउंडेड थी 2007 में। समझ रहे हो कनेक्शन? देखो इसका कहाँ है, अंदर से तार निकल रहे हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन सब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट मॉडिफाई करती है। सीख करना, किसी चीज़ को पाने की या काम को करने की कोशिश करना, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिश कर दें खालिस्तान। चलिए, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको देखेंगे। ये फाउंडेड और एक वर्ड है फाइंड, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल है ये, एक बार में समझ जाओगे, 10वीं का बच्चा भी समझ सकता है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक का नाम है फाइंड, दूसरे का नाम है फाउंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, नींव रखना, किसी चीज़ को सेटअप करना। फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क तो आपने सीख लिया। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि फाइंड की V2 होती है फाउंड और V3 होती है फाउंड। फाउंड की V2 होती है फाउंडेड और V3 होती है फाउंडेड। कन्फ्यूजन हो गई ये कि इसकी V2 और इसकी V1 सेम है, और इस चीज़ का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? शी फाउंडेड हर लॉस्ट कीज अंडर द काउच आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग। उसने ढूंढ लिया, तलाश लिया अपनी गुमी हुई चाबियों को काउच या सोफा के नीचे कई घंटों की सर्च के बाद, तलाश के बाद। देखो, शी सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में ये काम हो चुका है, तो शी फाउंडेड हर लॉस्ट कीज। लेकिन ढूंढने को, तलाश करने को तो फाइंड वर्ब से बताया जाता है। फाइंड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है फाउंड। आपने जो लगा दी वो लगा दी फाउंडेड, जो कि गलत है। इसका मतलब ये हो गया उसने नींव रखी, इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया अपनी गुमी हुई चाबियों को। नींव नहीं रखी उसने गुमी हुई चाबियों को तलाशा, ढूंढ लिया, पा लिया। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड का इस्तेमाल होना चाहिए। आपने फाउंडेड लगाया, ऐसे इसको सही करना है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइंड अ चैरिटी टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। हमने डिसाइड किया है कि हम फाइंड करेंगे एक चैरिटी को, एक दान देने वाली संस्था को। और क्यों? ताकि सपोर्ट किया जा सके अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ऐसे बच्चों को जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, गरीब बच्चे हैं, अनाथ हैं, ना खाना है, ना छत है, ना माँ बाप है ना, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। देखो, संस्था को आप इस्टेब्लिश करेंगे, इस्टेब्लिश करने को बोलते हैं फाउंड करना। तो वी हैव डिसाइडेड टू फाउंड। ठीक है, अब ये टू फाउंड, फाउंड वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं है फाइंड की। फाउंड फर्स्ट फॉर्म इस्टेब्लिश करने वाली यहाँ पे यूज हुई है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, क्लास वर्क। उससे पहले एक और देख लो। चलो, आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग शी फाइंड या फाउंड एन ओल्ड डायरी दैट रिवील्ड हर ग्रैंडफादर हैड फाउंड या फाउंडेड या फाइंड अ लोकल बुक स्टोर्स डेकेड्स अगो। मैं पॉज कर रहा हूँ, एक बार 5 सेकंड का गैप लो, खुद से देखो आप क्या डालोगे इन दोनों में। देखो, कई घंटों की सर्च के बाद में उसने ढूंढ लिया एक पुरानी डायरी को। वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए ढूंढने के लिए, तो शी फाउंड एन ओल्ड डायरी। डायरी वो थी जो रिवील कर गई या खुलासा कर गई कि उसके दादाजी इस्टेब्लिश कर चुके थे पास्ट में एक लोकल बुक स्टोर्स को कई दशकों पहले। डायरी में लिखा हुआ था कि दादाजी आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले एक किताबों की दुकान चलाया करते थे किसी शहर में। डायरी में ऐसा पता लगा, तो यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। हैड प्लस में V3 लगेगी, इस्टेब्लिश करना, फाउंड करना, V3 होती है फाउंडेड। ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन खुद से करना है, कमेंट्स में डालो, वीडियो को पॉज करके ट्राई देना। ही फाउंड्स इंस्पिरेशन इन स्टोरीज ऑफ लीडर्स हु फाउंड सक्सेसफुल बिजनेसेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वो ढूंढती है, तलाशती है प्रेरणा को कहानियों में ऐसे लीडर्स की जिन्होंने इस्टेब्लिश किया बहुत कामयाब व्यापारों को सारी चुनौतियों के सामने या अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सही करके डालना है कमेंट्स में, सब लोग ट्राई देना इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। चलिए, द इंडियन गवर्नमेंट
बैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट फॉर इंडिया या एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। कह रहा है इस एसएफजे के बारे में बता रहे हैं, पन्नू ने इसको इस्टेब्लिश किया होगा 2007 में, लेकिन भारत सरकार ने बैन कर दिया इसको 2019 में। और किस कानून के तहत? यूएपीए, एंटी टेररिस्ट कानून है, टेररिज्म कानून है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के ऊपर लगता है, इस कानून के तहत बैन किया। कह रहा है द खालिस्तानी इंसर्जेंसी रिमेन्स अ डार्क चैप्टर इन इंडियाज हिस्ट्री हैविंग लेड टू द असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है जी जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी का मतलब होता है आर्म्ड रिबेलियन, रिवोल्ट, जिसमें आप हथियार उठा करके राज्य, स्टेट या सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं, जैसे खालिस्तानी करते हैं, नक्सली करते हैं, पाकिस्तान में आपको बलोच मिलेंगे, है ना, बीएलए। तो कह रहा है जी जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, बगावत है भारत देश के सामने, ये बनी हुई है एक काला अध्याय या डार्क चैप्टर, एक बहुत ही काला पास्ट भारत की हिस्ट्री का, इतिहास का। लीड टू कर चुकना होने के बाद, हैविंग लेड टू, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये काम हो चुका है ना। कह रहा है जी ये सारा काम हुआ है लीड टू कर चुकने के बाद में, ले जाने के बाद में हत्या की तरफ, असैसिनेशन की तरफ एक प्राइम मिनिस्टर के, यानी इंदिरा गांधी के। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, 84 के दंगे, है ना, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। तो ये खालिस्तानी इंसर्जेंसी या बगावत हमारी हिस्ट्री का एक काला धब्बा है। चलिए, इंसर्जेंसी यानी रिबेलियन या रिवोल्ट, बगावत को बोलते हैं, सब्जेक्ट है ये, वर्ब है इसकी रिमेन्स। असैसिनेशन होता है किसी बड़े सेलिब्रिटी की हत्या। कह रहा है इट्स रीसर्जेंस इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज हैज़ बिन अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडिया। कह रहा है भारत से तो इसको मिटा दिया गया एटलीस्ट ऑन पेपर, लेकिन इसका बार बार सर्ज होने का जो काम है, री मतलब फिर से, सर्ज होना यानी इमर्ज होना, उभरना, रिवाइव होना। कह रहा है इसका बार बार उभरने का जो काम है दूसरी कई वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा जैसी, ये रहा है एक बढ़ता हुआ कंसर्न भारत के लिए, इंडिया के लिए। रीसर्जेंस देख लिया आपने, री प्लस में सर्च, इसको री इमर्जेंस भी बोलते हैं। वर्ब है इसकी हैज़ बिन, ठीक है, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, स्टेटिव वर्ब है, ये रहा है एक बढ़ती हुई चिंता भारत के लिए, ग्रोइंग कंसर्न। कह रहा है प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट ऑफ्टन टर्निंग अग्रेसिव हैव बिकम अ पैटर्न। कह रहा है खालिस्तान के जो पक्ष में या इनके सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट होते हैं, अक्सर जो टर्न करते हुए होते हैं या बदल जाते हैं एग्रेसिव या हिंसक, ये बन चुका है एक पैटर्न, ये एक ऐसी, है ना, एक डिज़ाइन सा बन गया है, बार बार आपको हर कंट्री में देखने को मिलेगा। चलिए, प्रो खालिस्तानी यानी खालिस्तान के समर्थन में, प्रोटेस्ट सब्जेक्ट है, हैव बिकम इसकी वर्ब है। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अब ये खालिस्तान की समस्या के बारे में बताया गया, पढ़ो एक बार, मीनिंग निकालो। चलिए, अब यहाँ पे बताएगा कि कैसे भारत के लोगों को भी परेशान किया जाता है खालिस्तानियों के द्वारा। कह रहे हैं मोस्ट रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉज हैकल्ड विद प्रो खालिस्तान स्लोगन्स बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू लंदन अर्लियर दिस मंथ। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहे जी अभी हाल ही में हमारे विदेश मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को भी बुली किया गया, चिढ़ाया गया, परेशान किया गया प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स के रेज किए जाने के साथ ही। परेशान कैसे हुए जयशंकर साहब? इनकी कार के पास आकर के खालिस्तान के नारे लगा दिए, तो इस तरीके से इनको हैकल या बुली किया गया। कह रहा है जी, और ये कब किया गया? इनके दौरे के दौरान, विजिट के दौरान, जो लंदन में था, यूके में, इसी महीने की शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ। अब ये सारा काम कैसे हुआ? प्रॉम्प्टिंग द MEA टू लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द यूके। प्रॉम्प्ट करते हुए, उकसाते हुए MEA को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि वो लॉन्च या दाखिल करें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को यूके के साथ में। तो जयशंकर साहब को खालिस्तानियों ने परेशान किया, बुली किया, तो जयशंकर साहब को इससे उकसाया गया कि वो भी जा कर के यूके में अपनी रिक्वेस्ट को या प्रोटेस्ट को दाखिल करें। चलिए, सेंटेंस इतना ही है, आगे का सेंटेंस अलग है। जयशंकर साहब की वर्ब है वॉज हैकल्ड, पैसिव वॉइस लगाया गया है, इनको हैकल किया गया था। ये सारा काम किया गया हैकल करने का, खालिस्तानी स्लोगन इनकी कार के सामने रेज करके, और हुए ड्यूरिंग द विजिट टू लंदन, और ये हुआ प्रॉम्प्ट करते हुए, उकसाते हुए कि ये भी अपनी कंप्लेंट अमेरिका के साथ, यूके के साथ में लॉन्च करें। लॉन्च करना, किसी रिक्वेस्ट को, कंप्लेंट को दाखिल करना।
कह रहा है जी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एड्रेस द इशू particularly with Canada and the UK have often been met with a lackluster response, frustrating India. कह रहे फिर हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, हमारे कूटनीतिक कोशिशें जो थी, हमारे राजदूत गए मिले बातचीत की, ये सारे एफर्ट्स जो थे इस इश्यू को एड्रेस करने के, खास करके कनाडा और यूके के साथ में अक्सर वो मेट विद हुए हैं या उन जा मिले हैं, उनको मिला है एक ऐसा रिस्पॉन्स जो लैक लस्टर था, हाफ हार्टेड था, ढीला ढाला था। और ये सारा काम हुआ है फ्रस्ट्रेट करते हुए इंडिया को, भारत को फ्रस्ट्रेशन में डालते हुए। चलिए डिप्लोमेटिक एफर्ट सब्जेक्ट है, हैव ऑफ्टन बिन मेट, जो है मेट विद इसकी वर्ब है, मीट विद करना, किसी चीज़ से जा मिलना। तो सारे एफर्ट्स को एक ही चीज़ मिली है, हमारा रिस्पॉन्स जो है सामने से आने वाला वो हमेशा लैक लस्टर, लैंग्विड या लैकेडेसिकल रहा है, जिसमें फुल स्पिरिट नहीं थी या फिर वो रिस्पॉन्स जो है बहुत ढीला ढाला था। देख चुके हो ना सारे वर्ड्स। सारा काम फ्रस्ट्रेट करते हुए इंडिया को, फ्रस्ट्रेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। चलिए थोड़ा पढ़ने में ये मुश्किल लगे होंगे आपको ये सेंटेंस, क्योंकि लंबे लंबे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए अब बताएगा अब क्या फ़र्क आया इस पूरे मामले में। कह रहा है हाउ एवर रीसेंट एलिगेशंस that Indian agencies attempted targeted killing of Khalistani sympathizers have strained bilateral ties with the Canada and the। कह रहा जी हालांकि रिसेंट में जो एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, दैट वो ये कि भारत की एजेंसीज ने अटेम्प्ट किया था, भारत के रॉ ने या हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, इन लोगों ने कोशिश की थी टारगेटेड किलिंग की, टारगेट करके हत्या करने की खालिस्तान के समर्थकों की, सिंपथाइजर्स की। कह रहा है ये सारे एलिगेशंस ने ना स्ट्रेन कर दिया है, बोझ डाल दिया है हमारे दो तरफा रिश्तों को, बायलेटरल टाइज को कनाडा के साथ और किसके साथ में, द यूएस, अमेरिका के साथ में। अब ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया। ये यूएस का डैश जो है ये फुल स्टॉप भी है, अगला जो है नेक्स्ट क्लोज जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। आगे कह रहा है रिलेशन विद द देन ट्रूडू एडमिनिस्ट्रेशन इन कनाडा वर टेंस। ये रिलेशन का आर बड़ा है ना, तो इसे समझ जाओ कि सेंटेंस नया शुरू हो रहा है। ये डॉट जो है फुल स्टॉप है। कह रहा है जो रिलेशंस हैं उस वक्त के देन ट्रूडू के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, सरकार के साथ में कनाडा में, वो भी टेंस थे, बहुत ज़्यादा बोझिल थे, स्ट्रेंड थे, खिंचे हुए थे। वाइल अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया फेस्ड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर आफ्टर अ यूएस इन्वेस्टिगेशन चार्ज्ड एन इंडियन एजेंट allegedly linked to the research and analysis wing या RAW with orchestrated a plot to kill पन्नू। कह रहा है जी रिलेशन जो थे कनाडा के साथ में ट्रूडू के अंडर में बहुत टेंस थे, जबकि अमेरिका के साथ अगर बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनकी सरकार के अंडर इंडिया ने फेस किया था बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर या कूटनीतिक दबाव। और कब, जब अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन जांच ने चार्ज कर दिया, आरोप लगा दिया एक इंडियन सिटीजन पे। ये इंडियन सिटीजन कौन था, डैश से डैश के बीच में बताया गया है। कथित तौर पे ये जुड़ा हुआ था रिसर्च एनालिसिस विंग से, RAW से, और चार्ज इनको किया गया इस आरोप के साथ में विद कि इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है, मास्टरमाइंड किया है एक प्लॉट या स्कीम को पन्नू को मारने की। लंबा सेंटेंस है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो इसकी। रिलेशन सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, रिलेशंस विद कनाडा या ट्रूडू एडमिनिस्ट्रेशन वर टेंस। दूसरा क्लोज है, इंडिया सब्जेक्ट है, फेस्ड इसकी वर्ब है, इंडिया फेस्ड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर। तीसरा सब्जेक्ट आफ्टर कंजंक्शन के बाद में है, यूएस इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी चार्ज्ड। यूएस इन्वेस्टिगेशन ने चार्ज किया, चार्ज करना, किसी पे आरोप लगाना, और जिस चीज़ का आरोप लगाएं विद लगा के बताएं। इंडिया वो चार्ज विद ऑर्केस्ट्रेटिंग अ प्लॉट, ऑर्केस्ट्रेट करना, किसी चीज़ को प्लान करके एग्जीक्यूट करना। जैसे वो बताया ना मैंने आपको, सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी ऑर्केस्ट्रेट की गई थी, तो इसी तरीके से पन्नू को मारने का भी प्लान ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, प्लॉट पूरा बनाया गया था। चलिए बढ़े आगे। लास्ट पैराग्राफ है, जल्दी से दे दो इसको एक रीडिंग। ऑलराइट, कह रहा द इशू बिकेम सो सीरियस दैट मिस्टर डोवाल रिफ्रेन्ड फ्रॉम अकॉम्पनिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन एन ऑफिशियल विजिट। कह रहा है ये मुद्दा इतना सीरियस हो गया, इतना गंभीर या क्रिटिकल हो गया कि डोवाल साहब ने परहेज किया, रिफ्रेन किया
एब्सटेन किया, और किस चीज़ से, फ्रॉम लगा के बताएगा। इन्होंने परहेज किया कंपनी करने से या कंपनी देने से, साथ जाने से पीएम मोदी के उनके एक ऑफिशियल या औपचारिक जो है विजिट पे। तो मोदी साहब के साथ डोवाल साहब गए भी नहीं अमेरिका। ये तो अमेरिका को शक हो जाता कि डोवाल यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, खालिस्तानी मुद्दे में कुछ जो है समझ गए ना, आगे गड़बड़ कर सकते हैं। तो डोवाल साहब जो है इस मुद्दे के लिए, इस मुद्दे की वजह से मोदी साहब के साथ गए ही नहीं। इशू की वर्ब है बिकेम, डोवाल की वर्ब है रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना। जैसे चाय से, शुगर से, मीठे से आपको दूर रहने के लिए बोला जाए तो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम या एब्सटेन फ्रॉम शुगर। फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स्ड है परहेज के लिए, याद रखना। आज के क्विज में मैंने पूछी आपसे। अकॉम्पनी करना, किसी को कंपनी देना या उसके साथ जाना। कह रहे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सो फार अपीयर्स लेस इंक्लाइंड टू एस्केलेट द मैटर एंड मे बी मोर रिसेप्टिव टू इंडियाज कंसर्न्स। कह रहे लेकिन जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है अभी तक वो दिखाई देता है कि वो कम इंक्लाइंड है, कम इच्छुक है। इंक्लाइंड होना, किसी चीज़ के लिए झुका हुआ होना, किसी चीज़ की तरफ आपका झुकाव होना। तो इनका बिल्कुल भी इच्छा या झुकाव नहीं है एस्केलेट करने की तरफ या बढ़ाने की तरफ इस पूरे मामले को। और हो सकता है ये और ज़्यादा रिसेप्टिव हों या सुनने वाले हों, वेलकम करने वाले हों इंडिया के कंसर्न्स को। तो ट्रंप को खालिस्तानी सिंपथाइजर से कोई ज़्यादा सिंपैथी नहीं है। भारत के कंसर्न ट्रंप बड़े खुले दिल से, खुले दिमाग से सुनते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ही अपीयर्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वो है अपीयर्स। इंक्लाइंड होना, किसी चीज़ के लिए आप झुके हुए हैं, किसी चीज़ की तरफ आप जो है ना काम करने को राजी हैं, तैयार हैं। बिल्कुल उल्टा होता है इसका डिसइंक्लाइंड या रिलक्टेंट, किसी काम को करने से आपको परहेज है। रिसेप्टिव होना, किसी चीज़ के लिए वेलकमिंग होना, टू लगा के बताएं जिस भी चीज़ का आप वेलकम कर रहे हैं। कह रहा वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू पुश फॉर एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, it must however ensure that its efforts do not impact by and large cohesive Indian diaspora abroad। अब लास्ट में दी है थोड़ी सी वार्निंग, है ना, चेतावनी, सजेशन। जहां इंडिया या जबकि इंडिया कंटिन्यू करता है, जारी रखता है कि ये पुश फॉर करे, दबाव डाले एक्शन के लिए अगेंस्ट, खिलाफ एंटी इंडिया और अलगाववादी ग्रुप्स के। इंडिया खूब दबाव डाल रहा है अमेरिका, कनाडा और यूके पे कि आप खालिस्तानियों को पकड़ो, जेलों में डालो या हमें दे दो। कह रहा है वहीं पे इसको ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए, भारत को पक्का कर लेना चाहिए कि ये सारी कोशिशें जो हैं ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना डालें मोटे तौर पे बाय एंड लार्ज मिलजुल के रहने वाली या कोहेसिव भारत के प्रवासी डायस्पोरा पे जो अब्रॉड में रहती है। नॉर अफेक्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पार्टनर, ना ही ये अफेक्ट करे या प्रभावित करे भारत के कूटनीतिक रिश्तों को हमारे दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ वेस्ट में। ठीक है, नोर का मतलब होता है ना ही। ये नीदर नोर वाला नोर ही है, लेकिन बिना नीदर के भी आ जाता है। नोर का बिना नीदर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही वाला मीनिंग दे देगा अगर इसको अकेले आपने लगाया। इंडिया कंटिन्यूस, इंडिया की वर्ब है जारी रखता है, कंटिन्यूस। इट आया इंडिया के लिए, वर्ब है मस्ट इंश्योर, इंश्योर करना, पक्का करना। एफर्ट्स की वर्ब है डू नॉट इम्पैक्ट और डू नॉट अफेक्ट। एफर्ट्स डू नॉट इम्पैक्ट और डायस्पोरा एंड डू नॉट अफेक्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पार्टनर्स। दोनों वर्ब्स नॉर नाम की कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। चलिए रैप अप करें क्लास को। कोहेसिव होता है जो कोहिजन में रहे, यूनिटी में रहे, मिलजुल के रहे। हमारे सभी प्रवासी जो है बहुत अच्छे से यूनिटी के साथ में भारत देश से बाहर अब्रोड रहते हैं। चलिए एक छोटा सा आपको रिवीजन दे दें सारे वर्ड्स का। रिसेप्टिव यानी जो खुले दिमाग का हो, खुले कान से सुने। एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, जिंगोइज्म यानी आतंकवाद। साइड करना, किसी चीज़ का हवाला देना। इंसर्जेंसी बगावत होती है, आर्म्ड रिवोल्ट या रिवेलियन। लैक लस्टर यानी जो ढीला डाला हो, लैंग्विड हो, लैकेडेसिकल हो, लिथार्जिक हो, लेड बैक हो। ऑर्केस्ट्रेट करना, किसी चीज़ की प्लानिंग करना सीक्रेटली और उसको अंजाम देने की कोशिश करना। फ्लैगशिप यानी प्राइमरी या मेन। रीसर्जेंस यानी किसी चीज़ का बार बार सर्ज या इमर्ज होना, उभर करके आना या रिवाइव होना। हैकल करना, किसी को परेशान करना, बुली करना, हेक्टर करना। ये हैगल से बिल्कुल उल्टा है। हैगल HAGGLE, हैगल मतलब मोल भाव करना, निगोशिएट करना। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, प्रेपोजिशन फिक्स्ड है इनके बाद, किसी चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। आर्टिकल कैसा लगा आज का? इजी था ना पढ़ने में? मजाक कर रहा हूँ, इजी नहीं था ये। मेंस लेवल के क्विज है ना जो, या क्वेश्चंस हैं, उनसे भी एक दर्जा ऊपर का है। जो बच्चे इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है जो कर रहे हैं, मुझसे बात होती है रेगुलर,
मेरे ख्याल से एग्जाम्स में उनको हंसी आती होगी इंग्लिश का सेक्शन देख करके, खास करके एसएससी का, बहुत ईजी होता है इससे। चलो, ऑलवेज एम फॉर स्टार्स, हमेशा स्टार्स का सोचो, है ना। एक दर्जा दो दर्जा ऊपर की तैयारी करूंगा, फिर आसान वाले क्वेश्चंस आपको और आसान लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उनके बारे में आपको क्या लगता है, किस टोन में उनको बताया जा सकता है? खालिस्तान मुद्दे को लेकर के भारत का स्टांस या पोजीशन कैसा है डिप्लोमेटिकली? देखो, हम हेजिटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, परहेजी तो बिल्कुल भी नहीं है। हेजिटेंट वो होता है जो अपनी बात मन में रख जाए। एग्रेसिव भी नहीं है हम ज़्यादा, प्रोएक्टिव और इनइफेक्टिव भी नहीं है। इनइफेक्टिव होते तो यानी कुछ भी ना हुआ होता है इस मामले में, है ना। प्रोएक्टिव होता है सामने से आप चल के खालिस्तानी कुछ करें उससे पहले आप जो है उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करें। इतना प्रोएक्टिव भी भारत नहीं है। भारत के एफर्ट्स कंसिस्टेंट लगातार कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिकली बहुत चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं हमें। बहुत सारी कंट्रीज ठीक से सुनवाई नहीं कर रही है, चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। डी आंसर बनेगा, ए बन सकता था लेकिन बेटर आंसर डी है। कंसिस्टेंट वर्ड जो है यहाँ पे की है, इससे आपको पता लगेगा आंसर ये है। भाई चाहे ट्रंप हो, बाइडन हो, कोई भी आए कोई भी जाए, हमने खालिस्तान के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं है, कंसिस्टेंट रहे हैं। चलिए, ऑथर का प्राइमरी कंसर्न या चिंता क्या है भारत के प्रेशर को या जारी कंटिन्यूड रहते हुए प्रेशर को अमेरिका पे एसएफजे के खिलाफ? क्या चीज़ का भारत को ध्यान रखना है प्रेशर बनाते हुए? एक ही कंसर्न है कि ये जाने अनजाने इनएडवर्टेंटली कहीं हार्म ना कर दे भारत की डायस्पोरा के वेल बीइंग को या उनकी भलाई को। तो जो सीधे साधे इंडियन जो काम करने गए हैं, जिनका खालिस्तान पंजाब से कोई कनेक्शन ना है, ना पन्नू से कनेक्शन है, कहीं उन लोगों को परेशान ना किया जाए, ये कंसर्न है हमारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों लगा ऑथर को कि डोवाल साहब मोदी साहब के साथ नहीं गए? ऑफिशियल विजिट में जाते हैं जनरली, लेकिन इस बार यूएस में क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए ताकि अमेरिका को कोई बहाना ना मिले कि अजीत डोवाल ने यहाँ आकर के कोई प्लान को ऑर्केस्ट्रेट किया, है ना, कुछ इंटेलिजेंस गैदर की। तो हम ऐसा कोई बहाना अमेरिका को ना देना चाहें, इसलिए हमारी एब्सेंस जो है वो हाईलाइट करती है हमारी कॉशियस या केयरफुल अप्रोच को अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन के चलते। ठीक है, सी बताता है हमारा आंसर डोवाल साहब के ना जाने का। चलो, वो कैब के क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है जी, लैक लस्टर का एंटोनिम पूछा है, उल्टा। तो इनमें से तीन में से दो आपको सिनोनिम मिलेंगे, जो सिनोनिम ना हो वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, लैक लस्टर बताया था ना आपको, ढीला डाला। चलो, करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। 4 वर्ड्स हैं आपके सामने। अब आप सोच रहे हो कि सर स्पेलिंग मैं कैसे चूज करूं, मुझे को तो आती नहीं। कोई बात नहीं, आपको नहीं आती इन चारों वर्ड्स की स्पेलिंग, अभी डिक्शनरी में डाल के गूगल में डाल के देखो, सही वाली स्पेलिंग आप चूज करोगे और बाकी 3 की भी आप देख पाओगे मैंने कहाँ पे उनको गलत करके डाला है। देख देख करके, लिख लिख करके स्पेलिंग सीख सकते हो। ऐसे मैं बोल दूं आप सुन लो, ऐसा नहीं होगा, खुद से आपको ट्राई देनी होगी। तो सही वाली ढूंढना, इसमें आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6वें 7वें में 2 फिलर्स मिलेंगे, एक में हैगल डालना है, एक में हैकल डालना है। ठीक है, सही वर्ड को सही जगह चूज जो है आपको लगाना है। हैगल हैकल का डिफरेंस आपको बता चुके हैं। एक का मीनिंग होता है मोलभाव करना, दूसरे का मतलब होता है बुली करना, छेड़ना। 8वां एक कोलोकेशन फ्रेज है। ऑर्केस्ट्रेट क्या चीज़ कर सकते हैं आप? एक्सीडेंट को ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, डिस्कवरी को या कैंपेन को। ऑर्केस्ट्रेट याद है ना आपको, तो क्या चीज़ ऑर्केस्ट्रेट हो सकती है? 3 में से एक ही चीज़ ऑर्केस्ट्रेट हो सकती है, वो वाली चीज़ आपको चूज करनी है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है इस वर्ड के आसपास बाउंड के, और दूसरी आपको एब्सटेन के आसपास मिलनी चाहिए। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में है, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, अपना फीडबैक जरूर से दिया करो। पूरा देखते हो, इंटरेस्टिंग लगती है तो PDPDI लिख दिया करो, सर पूरा देखा है, इंटरेस्टिंग लगा या सब समझ में आया। इससे आपका फीडबैक मुझे मिलता रहता है। चलिए, कल आपसे होगी मुलाकात। अंटिल, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।